हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्टिव न्यूज़ राइटर में एक बार फिर से। इस वीडियो में हम आज सीखने वाले हैं कि जो प्रकाश होता है उसके कितने कलरों में वो कैसे कैसे बट जाता है। जैसे हमें इंद्रधनुष आकाश में दिखाई देता है, आपने बचपन में देखा होगा, तो वो कैसे कलरों में बादल कैसे कलर कैसे बनते हैं, कलर कैसे दिखाई देते हैं। सूर्य आकाश में हमें शाम के टाइम बड़ा क्यों दिखाई देता है या फिर जल्दी क्यों देर तक क्यों दिखाई देता है। ठीक है, आपने देखा होगा सूर्य का आकार कुछ बड़ा सा दिखाई देता है, लाल रंग का दिखाई देता है। वो लाल ही रंग का क्यों दिखाई देता है, और रंग क्यों नहीं दिखाई देता। सूर्य में पीला होता है, वैसे हमें दिन में पीला दिखाई देता है, लेकिन वो लाल रंग का कैसे हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे कि ये कैसे होती हैं। अब तक आपने तरंग और प्रकाश की वीडियो देख ली होंगी, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि देख ली होंगी। नहीं देखी हैं तो आप देख लीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है। वहाँ से प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाके बहुत फिजिक्स की प्लेलिस्ट मिलेगी, और वहाँ पे तरंग के नाम से और प्रकाश के नाम से 2 वीडियो मिलेंगी। दोनों आप देख लेंगे तो आपको प्रकाश के बारे में पूरी अच्छे से नॉलेज हो जाएगी। तरंग के बारे में, तरंग दैर्ध्य क्या होता है, आवृत्ति क्या होता है, तो आपको बहुत सारी नॉलेज हो जाएगी वहाँ से। एएलपी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेलवे बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, तो आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है वहाँ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का नया टॉपिक है अपना, तो इसे क्या बोलते हैं, इस टॉपिक को हम इसमें कवर करने वाले हैं अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन, पहले तो अपवर्तन ही देख लेते हैं, अपवर्तन होता क्या है। ठीक है, हमने 2 चीज़ पढ़ी थी, उसमें पढ़ ली थी हमने। अगर आप तरंग वाली वीडियो में जाएंगे तो आपको मैंने पढ़ा दी थी कि 2 माध्यम होते हैं। जैसे वायु से बिना वायु के स्थान से वायु वाले स्थान में अगर कोई प्रकाश की किरण आ रही है, बिना वायु इस वाले स्थान से, यानी कि पृथ्वी के बाहर से कोई किरण पृथ्वी में घुसी तो वो वायुमंडल में घुसी। तो वायुमंडल में घुसने के बाद जैसे वो किसी एक, इसे माध्यम बोलते हैं, बिना वायु का एक माध्यम हो गया और वायु वाला माध्यम हो गया। जैसे ही हमने 2 अक्ष बनाई थी, जैसे ही कोई प्रकाश की किरण ऐसे आई तो वो जैसे आ रही है, और जैसे ही वो वायु वाले स्थान से अंदर घुसना चाहेगी तो वो अपने स्थान से थोड़ी विचलित हो जाएगी ऐसे, यानी कि जिस कोण पे आ रही होगी ऐसे झुक जाएगी, या ऐसे ऐसे आ रही होगी तो ऐसे चली जाएगी। तो कुछ ना कुछ कोण का अंतर आ जाएगा। ठीक है, और एक माध्यम से प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण के जाने को क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं प्रकाश का। ठीक है, क्या बोलते हैं, अपवर्तन। अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में टकरा के वापस ऐसे ही चली जा रही है, ऐसे आई ऐसे चली गई, तो इसे क्या बोलते थे, परावर्तन बोल रहे थे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपवर्तन। अपवर्तन के कारण बहुत सारी क्रियाएं हो रही है। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या बता रहा है कि अपवर्तन के कारण क्या होता है। जो सूर्य होता है वो उगने से 2 मिनट पहले हमें दिखाई देना शुरू हो जाता है, यानी कि वास्तविकता में वो 2 मिनट बाद में उगता है। वास्तविकता में 2 मिनट बाद में आता है उस जगह पे, लेकिन हमें परावर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण उसकी जो वास्तविक स्थिति है उससे पहले की स्थिति, 2 मिनट पहले की स्थिति हमें दिखाई देने लगती है। ठीक है, 2 मिनट पहले की स्थिति। ऐसे ही जब वो छिपता है तो 2 मिनट बाद तक हमें वो स्थिति दिखाई देती है, लेकिन वो पहले ही हो चुकी होती है। 2 मिनट बाद तक हमें सूर्य दिखाई देता है। ठीक है, 2 मिनट बाद तक हमें सूर्य दिखाई देता है, लेकिन सूर्य छिप चुका होता है। ठीक है, तो 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद में हमें सूर्य दिखाई देता है, छिपने और उगने के टाइम पे। तो बहुत सारी ये क्रिया किसके कारण हो रही है, अपवर्तन के कारण हो रही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, रेलवे ने पूछा है एनटीपीसी में कि वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य दिखना और वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद तक सूर्य का दिखना किस कारण होता है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। इसके लिए जिम्मेदार है आपका वायुमंडलीय पानी की बूंदों में उत्पन्न होने वाले आंतरिक प्रतिबिंब। ठीक है, सॉरी क्या पढ़ दिया, मैं बता रहा हूँ अपवर्तन के बारे में, वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, थोड़ी आज तबीयत ख़राब है और नज़ला हो रहा है, तो आपको फिर भी वीडियो तो बनानी है, पढ़ाना है एएलपी के लिए, क्योंकि जो साथी सब्सक्राइब किए हुए हैं तो वो जो नहीं कर रहे हैं उन्हें आता होगा, सीधी सी बात है। वीडियो तो सब देख रहे हैं ठीक है, हज़ारों व्यू आ रहे हैं एक वीडियो पे, तो वीडियो सब देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब कुछ ही लोग करते हैं। अब वो जाने, क्या पता उन्हें लगता है कि उनसे आते हो, है ना। तो जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उन भाइयों के लिए और बहनों के लिए वीडियो आती रहेगी। ठीक है, तो 2 मिनट पहले हमें सूर्य दिखाई देने लगता है और 2 मिनट बाद तक हमें सूर्य दिखता है, और किसके कारण दिखता है, ये हमारा अपवर्तन के कारण होता है। ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं। तो तिरछी आपतित होती है हमारी आंखों पर, वो क्या कहना चाह रहा है, जो वो तिरछापन आ जाता है ना किरण में ऐसे, तो वो हमारी आंखों पे तिरछी आपतित होती है, तो वो हमें पहले और बाद में दिखाई देती है। प्रकाश का अपवर्तन की घटना होती है। आगे चलते हैं, कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। देखियो
तो हमने क्या पढ़ा था, एक होता है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के कारण हमें क्या दिखाई देता है, आकाश नीले रंग का दिखाई देता है, यानी कि जो नीला या बैगनी रंग होता है उसका फैलाव अधिक होता है, वो आगे तेजी से बहुत दूर तक जाता नहीं है, फैल जाता है। ठीक है, फैलना और किसी रंग का बहुत दूर तक चले जाना, फैलने में और किसी रंग के बहुत दूर तक चले जाने में बहुत अंतर है। ठीक है, तो वो कम दूरी तक जाएगा लेकिन फैल जाएगा चारों तरफ। ठीक है, तो उसे बोलते हैं प्रकीर्णन। और जो फैलता नहीं, दूर तक जाता है, तो उसकी तरंगदैर्ध्य अधिक होती है। ठीक है, तरंगदैर्ध्य अधिक होती है तो वो हमें दिखाई देता है। ऐसे इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि सूर्य का जो हमें लाल रंग दिखाई देता है, तो लाल रंग की तरंगदैर्ध्य अधिक होती है और नीले रंग की तरंगदैर्ध्य या और रंगों की तरंगदैर्ध्य कम होती है, तो वे तो बिखर जाते हैं हमारे आंखों तक आने में, और लाल रंग हमारे तक पहुँच जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो अस्त होते समय सूर्य का लाल रंग दिखाई देना, सूर्य का जो लाल रंग दिखाई दे रहा है वो प्रकीर्णन के कारण दिखाई दे रहा है। ठीक है, लाल रंग जो दिखाई देता है प्रकीर्णन, जो और रंग क्या हो रहे हैं, और रंग होगा प्रकीर्णन हो जा रहा है। ठीक है, और लाल रंग हमारे तक आ रहा है, तो वो प्रकीर्णन के कारण है। लेकिन जो और चीज़ें हैं वो अपवर्तन के कारण हो रही है। मानव की आंख पर छवि अपवर्तन के कारण बनती है, तारों का टिमटिमाना भी अपवर्तन के कारण होता है, और इंद्रधनुष का बनना भी अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, याद रखना, ये आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें पहले वाले क्वेश्चन को आपको बताया गया है, सूर्य अस्त से पहले और सूर्य अस्त के बाद की बात बताई गई है। ठीक है, तो नीले, इसमें एक चीज़ पढ़िए, इस प्रकाश से नीले और छोटी तरंगदैर्ध्य का अधिकांश प्रकाश प्रकीर्णन द्वारा पृथक हो जाता है। केवल लाल रंग का प्रकाश, सबसे कम प्रकीर्णित भाग हमारी आंखों तक पहुंचता है, इसीलिए वो हमें लाल दिखाई देता है। आगे चलते हैं, सितारों के चमकने के पीछे क्या सिद्धांत है। तो सितारे जो चमकते हैं हमको, उसके पीछे क्या सिद्धांत है कि पृथ्वी की वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता रहता है। तो इसके फलस्वरूप जो हमारे पास आने वाली जो किरण है ना, वो लगातार बदलती रहती है, क्योंकि वायुमंडल के कण हमेशा इधर उधर गति करते रहते हैं, तो आने वाली जो किरण है वो डिस्टर्ब होती रहती है, इसीलिए हमें तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो तारे का प्रकाश निर्वात से आ रहा है, निर्वात से होते हुए हमारी पृथ्वी में वायुमंडल में घुसा, और वायुमंडल के जो कण हैं वो हमारे तक उस प्रकाश को आने में थोड़ा डिस्टर्ब कर देते हैं, तो वो कभी हमें चमकते हैं और कभी नहीं चमक पाते, इसलिए वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, होता किसके कारण है, अपवर्तन के कारण ही होता है। ठीक है, कि कभी कोई कण आगे अड़ गया, कभी कोई कण आगे अड़ गया। ठीक है, तो उससे टकरा के प्रकाश की जो किरण है वो डिस्टर्ब होती रहती है। आगे चलते हैं, एक चम्मच को टेढ़ा दिखता है, उसका उदाहरण क्या है। देखो, एक चम्मच है, इसने पूरा क्वेश्चन नहीं बोला यहाँ पे, एक चम्मच है, तो ये समझने वाली बात है। ठीक है, एक चम्मच लिया, उसे पानी से भरे हुए बर्तन में आपने डुबो दिया ऐसे, तो वो चम्मच आपको जैसे आप इसे डुबोएंगे तो वो आपको जितना हिस्सा उसका डूबता चला जाएगा ऐसे तिरछा दिखाई देगा, क्योंकि वो वायु से किस में जा रही है, पानी में जा रही है। तो पानी में जाने के बाद वो क्या हो रही है, वो सघन माध्यम में जा रही है, विरल माध्यम से, तो क्या होगा, वो हल्की सी ऐसे तिरछी दिखाई देगी आपको। ठीक है, तो ये किसके कारण हो रहा है, और इसी आपको जो तिरछी चली जाती है उसको ही हम अपवर्तन बोलते हैं। बस यही आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं, हीरे की चमक में किसका योगदान होता है। तो हीरा का जो चमकना होता है वो आंतरिक सूचकांक बोलते हैं उसको। ठीक है, अपवर्तक सूचकांक। ठीक है, तो निम्न अपवर्तक सूचकांक का योगदान नहीं है। ठीक है, उसने पूछा कि हीरे का चमकना किसके कारण नहीं होता। ठीक है, तो उसमें किसका, देखो अपवर्तक तो बहुत अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो बिखराव भी होगा हीरे में, ऊंचा अपवर्तन भी होगा, कुलांतरिक परावर्तन भी होगा। ठीक है, तो निम्न तो नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, वायु का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक कितना है। तो वायु के बारे में हमने कल वाली वीडियो में निरपेक्ष अपवर्तक भी पढ़े हुए हैं, प्रकाश वाली में, और अपवर्तनांक निकालना सीखा था। ठीक है, निर्वात में वायु की चाल और निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, या फिर वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो इन चीज़ों से हमने कुछ चीज़ों के अपवर्तनांक निकाले हुए हैं और सिद्ध किए हुए हैं। ठीक है, तो उनके आपको मान याद करने होंगे कि वायु का कितना होता है। तो वायु का कितना होता है 1.003,
ठीक है, आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है? तो गर्मी किसके कारण हो रही है ये पूछना चाह रहा है। अब जो हमारा अपवर्तनांक होता है उसे रिफ्रैक्टिव बोलते हैं। अपवर्तनांक जो होता है उसे रिफ्रैक्टिव बोलते हैं, इंग्लिश में दे दिया इस बार रिफ्रैक्टिव। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव के कारण नहीं होता, गर्मी नहीं होती रिफ्रैक्टिव के कारण। ठीक है, केवल उसका चमकना या दिखाई देना आधा निर्भर करता है कि वो हमें पहले चमकेगा या बाद में चमकेगा, या फिर तिरछी हमारे पास उसकी किरण आएगी या नहीं आएगी। बस रिफ्रैक्टिव के कारण ये होता है। बाकी जो कंडक्टिव है, इंडक्टिव है, ठीक है, रिडक्टिव है, इनके कारण क्या हो रहा है, ऊर्जा निकलती है, गर्मी होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर जल का अपवर्तनांक 4/3 है तो प्रकाश की गति क्या होगी? तो जल में प्रकाश की गति, ठीक है, पूरा नहीं पड़ा, जल का अपवर्तनांक दे दिया और जल में प्रकाश की गति दे दी। ठीक है, जल में प्रकाश की गति पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पे देखिए अपने अपवर्तनांक का मान दिया हुआ है 4/3 और वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम क्या है, जल में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो वही पूछ रहा है हमसे, v का मान निकाल लेंगे। तो ये अपवर्तनांक की आपको सब चीज़ें बताई थी मैंने कि अपवर्तनांक कैसे निकालते हैं। हमसे पूछ रहा है जल का अपवर्तनांक, तो जल का अपवर्तनांक उसने हमें दिया हुआ है और पूछ रहा है कि जल में प्रकाश की गति पूछ रहा है। तो जल का अपवर्तनांक बराबर वायु में प्रकाश की गति बटे जल में प्रकाश की गति, ये सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो जल का अपवर्तनांक 4/3, वायु में प्रकाश की गति 3 × 10⁸ आपको पता ही है। ठीक है, जल में प्रकाश की चाल हमें निकालनी है, तो जल में प्रकाश की चाल नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो सूत्र लगा लीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। समझ रहे कुछ? ठीक है, ये अपवर्तनांक निकालने का एक सूत्र है जो हमने प्रकाश की वीडियो में कवर किया हुआ है। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, क्योंकि सब चीज़ें एक ही वीडियो में नहीं कवर की जा सकती। ठीक है, और बहुत सिंपल है, बस सूत्र याद करना है, सूत्र लगा के आपको समझ में आ जाएगा। निर्वात से एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहते हैं? इसने कहा निर्वात से एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कह रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडक्टेंस, यानी कि अपवर्तक सूचकांक। ठीक है, इसे ही अपवर्तनांक बोलते हैं। ठीक है, अपवर्तनांक निकालने का फॉर्मूला क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल बटे किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम का अपवर्तनांक आ जाएगा। ठीक है, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल, ऐसे सूत्र होता है। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ? किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल, यहाँ लिख लीजिए, बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी माध्यम का पूर्ण अपवर्तक सूचकांक हमेशा 1 से अधिक होता है। याद रखना, इसका मान हमेशा 1 से अधिक आएगा। ये सूत्र हम पढ़ रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं इस सूत्र को। निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। इसी से हमने 3-4 क्वेश्चन जो ऊपर गए हैं इसी से सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आप खुद होशियार हैं, उतने आप कर सकते हैं सूत्र में लगा के। तारे रात में आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं? तो क्यों टिमटिमाते हैं, हमने पढ़ा है कि अपवर्तन के कारण वो हमारे तक कभी उसका प्रकाश पहुंच पाता है, कभी नहीं पहुंच पाता, तो उसकी जो आने वाली किरण है वो डिस्टर्ब होती रहती है। ठीक है, तो उसने कहा है कि वायु की परतें स्थिर नहीं होती, इसलिए हमें यह महसूस होता है कि तारे भिन्न भिन्न समांतरालों पर भिन्न भिन्न स्थितियों में हैं। यही कारण है कि टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तारों का अपना प्रकाश होता है और सूर्य भी एक तारा है। ठीक है, रात के समय तारों का टिमटिमाना डैश के कारण होता है, तो अपवर्तन के कारण ही होता है। ठीक है, एक बार पढ़ लिया। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हो रहा है वो, कि वायुमंडल में ही अपवर्तन होगा ना। जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में विचलित करती है तो यह झुकती है, तो क्या होता है, विलंब से दूर और तीव्र हो जाती है वो। ठीक है, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में जा रही है तो तीव्र होगी। ठीक है, सघन यानी कि उसका जो घनत्व है, सघन से मतलब समझ रहे हो, सघन मतलब पानी, विरल मतलब गैस। तो पानी से निकलकर या फिर कांच से निकलकर कोई वायु में जाएगी तो उसकी गति तीव्र हो जाएगी, वो बहुत तेज़ी से भागेगी। ठीक है, बस इतना ही आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, यही हमने पहली वीडियो में पढ़ा हुआ है।
तो ये अपवर्तन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन थे जो रेलवे ने सारे पूछे हैं एनटीपीसी में, इसलिए आपको कवर करा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये एलपी में पूछे हुए। देखिए, पानी से भरे एक गिलास में रखा हुआ नींबू जो होता है वो गिलास में देखने पर वास्तविक आकार से बड़ा दिखता है, ठीक है। तो बड़ा किसके कारण दिखता है, वही हमें हमारे ऊपर जो उसकी वास्तविक सतह है उससे हट करके प्रकाश की किरण आती है मुड़ करके, ठीक है। तो वो अपवर्तन कहलाती है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे थोड़ा पढ़ लेते हैं अपवर्तन में क्या क्या होता है। जब एक पेंसिल को पानी में डुबोते हैं तो गिलास में रखा जाता है तो पेंसिल टेढ़ा दिखाई देता है। ये सबके साथ होता होगा, सबने देख लिया होगा। जब एक सिक्के को पानी से भरे टब में रखा जाता है तो सिक्का थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है कि है पहले ही, लेकिन जब आप असलियत में हाथ डुबा के उसे उठाना चाहेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत गहराई में है, ठीक है। पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू बगल में देखने पर वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, ठीक है। तो बगल में देखने पर वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देगा अगर आप गिलास की साइड से उसे देखेंगे, ठीक है। तो हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक पूछ रहा है कि हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना निकलेगा, तो 2.42 होता है, ठीक है। सबसे कठोर पदार्थ होता है हीरा और इस पर अम्ल क्षार का कोई प्रभाव नहीं होता। हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है उसके अंदर। यह पारदर्शक और रंगीन होता है। ग्रेफाइड विद्युत का सुचालक होता है। यह हमें बता रहा है ये। किस विकल्प का माध्यम दृष्टिगत रूप से कम सघन होता है, तो किस विकल्प का माध्यम, देखो हमें बताना है कि कम सघन कौन है, वायु हमेशा कम सघन वाली होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य दीर्घवृत्ताकार दिखने का क्या कारण है, तो अपवर्तन के कारण हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं इस वीडियो में कि अपवर्तन के कारण हमें सूर्य बड़ा दिखाई देता है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है, सघन विरल से यानी कि गैस से किसी पानी या कांच में जा रहा है तो वह धीमा हो जाएगा और क्या हो जाएगा, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा। नॉर्मल से मतलब अभिलंब की तरफ झुक जाएगा, ठीक है। अभिलंब की तरफ झुक जाएगा। कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे हमने ये अक्ष बनाई थी और ऐसे गैस में से आ रहा है तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे झुकता हुआ, ठीक है। नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रकाश की किरण पानी से गिलास तक जाती है तब यह झुक जाता है, सामान्य की ओर झुकेगा और धीमा हो जाएगा, ठीक है। पानी से गिलास में जा रही है ना, ठीक है। तो पानी से पानी तो फिर भी थोड़ा वो है, लेकिन कांच तो पूरा तरह सघन हो गया ना। तो पानी से फिर से वही विरल मान लेंगे पानी को, सघन मान लेंगे गिलास को, तो वो किसकी तरफ झुक जाएगा, वो सामान्य की तरफ झुक जाएगा, ठीक है, और धीमा हो जाएगा। आगे चलते हैं। जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, ये बार बार पूछे इसलिए आपको रिपीट करा रहा हूँ कि उसकी गति क्या होगी, बढ़ जाएगी विरल माध्यम में जाने से। विरल और सघन आप समझ रहे होंगे। वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग डैश तक की देरी होती है। तो 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। सबसे पहला क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा है 2018 में। तो रेलवे पूछता है इस पर क्वेश्चन, ध्यान रखना। सूर्य के वास्तव में क्षितिज के ऊपर से गुजरने और हमारे पृथ्वी पर छवि दिखने में कितना समय का अंतर होता है, तो 2 मिनट का अंतर होता है। देखिए, सूर्य से जो हमारे पास प्रकाश आता है हमारी पृथ्वी तक, सतह तक, उसमें तो लगती हैं लगभग 8 मिनट, इतना ध्यान रखना। लेकिन जो सूर्य की स्थिति वास्तविक है और जो सूर्य की स्थिति हमें दिखाई देती है पृथ्वी के वायुमंडल के कारण, उसमें कितना अंतर होता है, उसमें 2 मिनट का अंतर होता है। यानी कि वो 2 मिनट पहले घटना हो चुकी होती है या 2 मिनट बाद में होती है और वो हमें 2 मिनट पहले या बाद में दिखाई देती है, ठीक है। तो 2 मिनट का अंतर होता है। छवि देखने में तो हमें वायुमंडल के कारण 2 मिनट का अंतर होता है। आगे चलते हैं। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो यह क्या हो जाता है, तेज हो जाता है। विरल माध्यम में तेज हो जाएगा और क्या हो जाता है, नॉर्मल से दूर हटेगा, ठीक है। जब तेज हो जाएगा तो नॉर्मल से दूर हटेगा, ठीक है। कौन सा विकल्प कुछ निश्चित पदार्थों के अपवर्तनांक सूचकांक के सही आरोही क्रम को दर्शाता है, तो किसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है और किसका कम होता है ये बताना है, ठीक है। तो आरोही क्रम पूछ रहा है, तो बढ़ता हुआ क्रम पूछ रहा है। तो सबसे कम किसका होगा, बर्फ का, दूसरा केरोसिन, तीसरा बेंजीन, चौथा सिंधा नमक, ठीक है। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है लेकिन क्या कर सकते हैं, पूछा ही है, क्या ही है, ठीक है। निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, तो अपवर्तनांक सबसे कम किसका होगा, हवा का। हवा में अपवर्तनांक सबसे कम होगा। देखिए, ये भी एक जल की तरह काम करेगा, ये भी जल की तरह काम करेगा और हीरे में तो है ही अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा, हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो क्या करते हैं ये
आने वाले प्रकाश को बहुत बहुत ज़्यादा तिरछा कर देते हैं, बहुत कम स्पीड कर देते हैं। और हवा में ऐसा नहीं होता, हवा में आने वाले प्रकाश को बहुत ज़्यादा तिरछा और नहीं रोका नहीं जाता, ठीक है। अभिलंब किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होते हैं। तो अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों में एक ही सतह में होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। डैश के कारण आकाश में तारा टिमटिमाता दिखाई देता है। तो तारा किसके कारण? अपवर्तन के कारण, वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है। तारा टिमटिमाता, और कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ठीक है। किस माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को क्या कहा जाता है? जब भी झुकेगी किरण तो उसे किसका नाम दे दिया जाएगा? अपवर्तन का नाम दे दिया जाएगा। अब आप काफ़ी कुछ सीख चुके होंगे तो आपको वीडियो आसान लगेगा। दो माध्यमों के मध्य सीमा पर प्रकाश के मुड़ने की घटना को किसके प्रभाव से होती है? तो कोई दो माध्यम है और उनकी सीमा है, ये वायु है, ये जल है, तो इनकी सीमा पर कोई प्रकाश टकराया और ऐसे मुड़ गया तो उसे क्या बोलते हैं? अपवर्तन बोलते हैं, ठीक है। ये आप बहुत अच्छी तरह सीख गए होंगे। अब आगे चलते हैं। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाशिक तंतु जो होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक सिद्धांत, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी फैले होने का आभास होता है, भ्रम होता है कि वहाँ पर शायद पानी हो सकता है, लेकिन वो बहुत तेज़ गर्मी हो रही होती है और जो सड़क होती है या फिर रेत होती है उस पर से क्या होती है, वायु गर्म होकर बहुत तेज़ी से उठ रही होती है ऊपर को, तो वहाँ पे पानी जैसा हमें दिखाई देता है, उसे बोलते हैं मृग मरीचिका। क्या बोलते हैं? मृग मरीचिका, याद रखना, मृग मरीचिका। मरीचिका से खाली याद रख सकते हैं, तो मरेगा आप अपने आप लगा सकते हैं। और अगर यही चीज़ हमें ठंडे स्थानों पर दिखाई दे तो उसे उसका नाम देंगे हम उन मरीचिका। क्या देंगे? उन मरीचिका। तो आपको बहुत सारी नॉलेज मेरी वीडियो से मिलने वाली है जो रेलवे पूछेगा आपसे, ठीक है। एनटीपीसी में 2021 में पूछा है, मैं कोई अपनी तरफ से क्वेश्चन नहीं बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं चीज़ों को आपको बता रहा हूँ कि अगर गर्मी के स्थान में हमें जल जैसी स्थिति दिखाई देती है तो वह मृग मरीचिका है, और अगर ठंडी के स्थान पर हमें दिखाई देती है तो वह उन मरीचिका है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमारे क्वेश्चन है रंगों के ऊपर कि रंग में क्या हो रहा है, ठीक है। रंग के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। रंग में क्या है, पहले यहाँ चलते हैं। रंग में क्या है, जब किसी एक प्रिज्म बनाया जाता है, ऐसे तिरछा सा प्रिज्म बनाया जाता है, जैसा हीरा होता है ना वैसा, तो उसमें से जैसे प्रकाश की किरण डाली तो प्रकाश डाला तो प्रकाश ऐसे 7 रंगों में बट जाता है। वो किसके कारण बटता है? जब उसमें से दूसरी तरफ निकलेगा वो प्रकाश के हर एक रंग की क्या होती है? तरंग दैर्ध्य अलग होती है। यानी कि ये कह सकते हो कि उसकी हर एक रंग की चलने की स्पीड और फैलने की स्पीड अलग अलग होती है। तो कोई रंग फैल जाता है, फैलेगा तो वो चल नहीं पाएगा, ठीक है। कोई रंग कम फैलता है लेकिन वो चलेगा बहुत दूर तक। तो इसी को ही हम समझेंगे इस वाली वीडियो में, ठीक है। यहाँ से आगे डैश रंग का विचलन मतलब फैलाव। विचलन कोण सबसे कम होता है, तो फैलाव कोण लाल रंग का सबसे कम होता है, वो दूर तक दिखाई देता है, ठीक है। तो लाल रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है। लेकिन किसका विचलन कोण सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का विचलन कोण सबसे अधिक होता है। फिर अगर बैंगनी ना दिया हो तो नीला आ जाता है। याद रखना, विचलन कोण की बात हो रही है, फैलाव की बात हो रही है, फैलता नहीं है लाल रंग, ठीक है। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, ये याद रखना, तरंग दैर्ध्य, ठीक है। चलने की स्पीड जो होती है, यानी कि ऐसे जो स्थान का हमारी जो तरंग थी वो कर रही थी ना पूरा, तो उसको जिसने तरंग की वीडियो देखी होगी उसे अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। सूरज या प्रकाश दोनों की वीडियो देखना, सूर्य तरंग और प्रकाश की वीडियो देखना, उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा। सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? तो कौन विभाजित कर सकता है उसको? प्रिज्म। मैंने बताया एक प्रिज्म जैसे आपका हीरे की शेप जो होती है, ऐसा प्रिज्म जैसा बनाया जाता है, उसे प्रिज्म बोलते हैं, ठीक है। और इसमें से एक तरफ से प्रकाश को डाल दिया, दूसरी तरफ से आप जैसे अंगूठी में देखा होगा आपने, किसी की अंगूठी होती है या फिर कुछ पहने होते हैं, नेकलेस पहने होते हैं, तो उसमें कोई हीरा टाइप से अगर लगा हो तो प्रकाश उस पर पड़ता है तो वो बहुत सारे रंग बिखेरता है, ठीक है। तो बस उसी को प्रिज्म बोल देते हैं। प्रिज्म क्या है? प्रिज्म क्या है यही बताना चाहा है। यह उसके जरिए गुजर रहे प्रकाश को तितर बितर करता है। क्या करता है? उसके जरिए गुजर रहे प्रकाश को तितर बितर कर देगा, फैला देगा, ठीक है। आगे चलते हैं। वर्ण क्रम में कौन से दो रंग इसके दोनों सिरों का निर्माण करते हैं? तो जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम है वो, और जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा है वो।
ठीक है। तो दोनों किनारों पर मिलेंगे, तो इधर मिलता है बैंगनी, इधर मिलता है लाल। इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा लाल की, और बैंगनी की तरंग दैर्ध्य सबसे कम। तो यहाँ से बैंगनी से शुरू होगा, लाल पे ख़त्म हो जाएगा, तो इसके बीच में ही सारे कलर आ जाएंगे। ठीक है, तरंग दैर्ध्य सब कलरों की इसके बीच में आएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आपको बता दिया, स्पेक्ट्रम बोलते हैं प्रिज्म को। ठीक है, स्पेक्ट्रम में 7 रंग होते हैं, दोनों सिरों में लाल रंग और बैंगनी रंग होता है। तो बैंगनी से शुरू होता है, फिर नीला, पीला, हरा, लाल, गुलाबी, सभी सी लाल सबसे बाद में आएगा। ठीक है, जल की बूंदों से डैश होकर इंद्रधनुष बनता है। तो जल की बूंदों से प्रतिबिंबित या अपवर्तन होकर क्या होता है, इंद्रधनुष बनता है, जल की बूंद से प्रतिबिंब होकर। ठीक है, श्वेत प्रकाश में 7 रंगों में से कौन सा कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश के परिक्षेपण के बाद सबसे कम विचलित होता है? तो सबसे कम विचलन मैंने बताया, सबसे कम विचलित कौन होता है, लाल सबसे कम विचलित होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा विचलित कौन होगा, बैंगनी सबसे ज़्यादा विचलित होगा। बस यही क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछेगा। श्वेत प्रकाश में कौन से रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है? तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य लाल रंग की होती है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैंगनी रंग की होती है। तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी किसकी, बैंगनी रंग की। विचलन सबसे अधिक होगा बैंगनी रंग का, विचलन सबसे कम होगा लाल रंग का। विचलन पूछेगा और तरंग दैर्ध्य पूछेगा, दो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जब श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है, तो उसका प्रक्षेपण क्यों होता है? प्रक्षेपण से मतलब वो बढ़ क्यों जाता है? तो श्वेत प्रकाश 7 रंग कांच के प्रिज्म से अलग अलग चाल से गुजरता है, इसलिए उसका प्रक्षेपण हो जाता है। अलग अलग चाल होती है ना उनकी, तरंग दैर्ध्य चलने की, फैलने की क्षमता होती है, इसलिए वो अलग अलग हो जाता है। ठीक है, हर एक रंग की चाल चलने की क्षमता के आधार पर वो उसमें से जब गुजरते हैं तो चलने की क्षमता के आधार पर वो अलग अलग दिखाई देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मेरे हिसाब से जिसे वीडियो अच्छा लगा हो वो सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, आने वाली वीडियो अब आपको फटाफट मिलती रहेंगी। जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विस्थापित होता है? मैंने बताया, विचलन सबसे कम किसका होगा, लाल रंग का होगा। दो ही चीज़ों के बारे में आपसे ज़्यादा पूछेगा। ठीक है, प्रकाश को प्रिज्म से होकर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति, हाँ, ये किसने बताया था कि ऐसा होता है? तो न्यूटन जी ने बताया था, आइजैक न्यूटन जी ने, कि स्पेक्ट्रम का प्रयोग करके हम प्रकाश को अलग अलग 7 रंगों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में हमने सारा पढ़ा है। आने वाले सारे क्वेश्चन पढ़े हैं, जो भी एनटीपीसी एएलपी ने पूछे हैं वो हमने कवर किए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है, वाकई दिल से आपको समझ में आया है, तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक यू, बाय बाय।